तो आपने सेरा सैनिटरी वेयर के बारे में बात की थी। दैट इज वन ऑफ द बिग स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, राइट? 1600%, 16,000 टाइम्स 16,000 टाइम्स टाइम्स या वाज अ रिटर्न। रिटर्न रिटर्न। हाँ, वाओ। मेरे जीरो कॉस्टिंग है, तो 1 रुपया कॉस्टिंग पकड़ते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो हाँ। 16,200 रुपये में बेचा मैंने उसको। वाओ। तो आपने जब ये आइडेंटिफाई किया था तो क्या पैरामीटर्स थे? मतलब जैसे कि आपने जो स्माइल फॉर्मूला बताई थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर ऐसे ग्रीन फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स जो आप देखते हैं कंपनी में? सेरा सैनिटरी वेयर के एग्जांपल लेते हैं। उसमें ऐसा था जी कि वो कंपनी, उस समय 3 ही कंपनियां लिस्टेड थी सैनिटरी वेयर के अंदर में। एक तो जैसे ये सेरा सैनिटरी वेयर थी, और एक हिंदुस्तान वो ई आई डी पैरी थी एक, एआईडी पैरी। और एक हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर थी। ये 3 कंपनियां लिस्टेड थी। बाकी मोरबी में वो सब जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर में जो बनते हैं उसमें सब वो सब बनते थे। तो तो बस 3 ही कंपनी थी, और मार्केट साइज इंडिया तो ग्रो हो ही रहा है, हम देख ही रहे हैं कि लगातार ग्रोथ चलती आ रही है इंडिया के अंदर में। तो हाउसिंग में भी ग्रोथ आनी आनी है, ये तो माने कोई भी आदमी देखकर ऐसे ही बोल देगा, इसमें आपको कोई ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया ग्रो करेगी। जब तक प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ होती है और पॉपुलेशन में ग्रोथ रहती है, हर कंट्री एक्सपेंड करती है, हर कंट्री ग्रो करती है। तो इंडिया में ये 2 चीज़ थी, प्रोडक्टिविटी में भी ग्रोथ थी और पॉपुलेशन में भी ग्रोथ थी। तो हाउसिंग में ग्रोथ आएगी, हाउसिंग में आएगी तो समझिए सैनिटरी वेयर के अंदर में आएगी। तो वहाँ पर एक कुछ ऐसा हुआ कि पहले तो वो सस्ता था शेयर्स, दूसरों के पी वाइज एकदम ये शेयर्स बहुत सस्ता था। तो मेरे को खाली ये समझ में आया कि ये दूसरे बाकी जो हैं ये सब 10-12 के पी में मिल रहे हैं, और सेरा सैनिटरी वेयर 5 के पी में मिल रहा है। और मैंने एक डेवलपर से, जो रियल एस्टेट का डेवलपर है, मेरा कजिन है, उससे मैंने पूछा तो उसने बोला हम तो सेरा यूज़ करते हैं, और जनरली डेवलपर जो है वो ज़्यादा सेरा यूज़ करते हैं वो लोग, क्योंकि वो सस्ता है औरों के बजाय। तो मेरे को लगा हाउसिंग में बूम आ रहा है, ये सब आ रहा है वो सब, तो फिर मैंने ये सेरा लिया। उसी समय एक चीज़ ये और भी कि ई आई डी पैरी ने अपना जो डिवीज़न था, अपना जो ये इसका सैनिटरी वेयर का सैनिटरी। डिवीज़न था, वो उन्होंने रोका को बेच दिया। तो जब रोका को बेचा तो उन्होंने सेल्स का डबल प्राइस दिया उन्होंने, ओके। और सेरा उस समय सेल्स के हाफ प्राइस में मिल रहा था। तो मेरे को 4 टाइम्स का लेवरेज था ना, कि समझिए अगर 1,000 करोड़ का टर्नओवर था, ये 500 करोड़ में मिल रही है, और रोका ने 1,000 करोड़ वाली कंपनी को 2,000 करोड़ में लिया। तो मेरे को लगा 500 करोड़ 2,000 करोड़ तो मेरे पास में तो लेवरेज है, तो मैंने वहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट और मेरा मैंने और कॉन्फिडेंस आ गया, और मैंने उसको रख के रखा। ओके। तो ये छोटी सी बात है, बड़ी सिंपल बात है, ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो बड़ा सिंपल बात है। तो उसी हिसाब से मैंने बस सेरा लिया, और फिर तो हाउसिंग का बूम चलता रहा, वो सब और पॉपुलेशन ग्रोथ भी चल ही रहा है इंडिया में। तो मैंने उसको पड़ा रखा, मैंने थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं बेच देता हूँ, वो अच्छा। थोड़ा थोड़ा बेचा। लास्ट का जो भी 1-1.5% जो बचा हुआ था, वो अभी मैंने लास्ट ईयर मैंने सितंबर 23 में 8,200 के भाव में 1-to-1 बोनस आ गया, तो 16,400 के भाव में मैंने सारा बेच दिया मैंने। अच्छा, आपने हाँ, सारा फिर बेच मैं दिया। एग्जिट कर दिया, तो 16-17 साल हो गया, 18 साल हो वाह, तो गया। आप 18 साल एक हाँ स्टॉक हाँ में टिके रहे। हाँ, एकदम टिका रहा है एकदम। वाह। हाँ, वो एकदम वैसे मैं ऐसे ही टिका रहता हूँ। तो अगर आप नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए, अगर आपको कोई बड़ी ट्रेंड दिखी, आपने बोला हाउसिंग के ट्रेंड आपने पकड़ा, उसमें आपने सैनिटरी वेयर में इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स में एक दो बड़े ट्रेंड्स जो आपको नजर आ रहे हैं? 1-2 ट्रेंड्स देखिए, मेरे को क्या लग रहा है कि हम लोग अभी अमृत काल के अंदर में, मेरे को लग रहा है इंडिया जो है ना, वो इट्स गोइंग थ्रू एडोलेसेंस फेज, जिसको बोलते हैं कि वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड पे इंडिया एंटर कर रहा है। और अगले जो 5 साल 7 साल इंडिया के लिए इतने इम्पोर्टेंट है, या ये डेकेड आप समझिए, डेकेड इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें इंडिया का इस सेंचुरी का स्ट्रक्चर तैयार होगा। इस डेकेड में नेक्स्ट 5-7 ईयर्स के अंदर में, 7-8 ईयर्स के अंदर में आप ये समझ लीजिए, अगले 50 साल में, 100 साल में इंडिया क्या करने वाला है, उसका स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो ये बड़े फ्रेजाइल है और बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े ग्रोथ वाले रहने चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को लग रहा है सारे सेक्टर बूम करने वाले हैं, कि हर चीज़ को अगर आप पैरामीटर से कंपैरिजन करेंगे कोई भी, हम बोलते हैं जैसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, हम बोलते हैं पर कैपिटा कंजम्पशन बोलते हैं, जो फॉर्मूला लगाते हैं, कंपेयर करते हैं चाइना से, कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रियों से, तो मिनी स्कलम कहीं भी नहीं है। करेक्ट। हम कोई चीज़ में कहीं कुछ आते ही नहीं है, हमारा कोई और कंपैरिजन में नहीं। और चाइना जब भी $3,000 पर कैपिटा जीडीपी हिट किया, तो चाइना का जो बूम स्टार्ट हुआ, वो आई थिंक इट वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, और हम लोग अभी तक वी आर स्टिल एट अबाउट 2100 और ना 2200, राइट? 2700 के आसपास हाँ, हम लोग हैं। 2700। तो ये ऐसा ही होता है। थोड़े दिन पहले डेटा था कि $2,000 जब आप पर कैपिटा इनकम करती है तो कंज्यूमरिज्म का बूम आता है। अभी शायद इन्फ्लेशन जुड़ गया समझिए, तो अभी 3,000-3,200 के ऊपर, 3,000 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो कंज्यूमरिज्म का वो बूम आता है, वो जोर से इकोनॉमी बूम करती है वो। तो वो इंडिया में भी वो होने वाला है, वो समझिए हो सकता है अगले साल ऐसा हो जाए।
तो मेरे को लगता है सेक्टर तो सारे अच्छे करने वाले हैं। तो और लेकिन कुछ सेक्टर जो मेरे को अच्छे लगते हैं, मेरे को क्या, मैं हमेशा उल्टा सोचता हूँ। जो नहीं चलता है मेरा ध्यान उसके अंदर में जाता है। जो फैशन में आ जाता है मैं उस सेक्टर को छोड़ देता हूँ। मैं उसमें कॉशियस हो जाता हूँ कि ये तो बड़ा ट्रेंडी हो गया, हर आदमी यही बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें बात थोड़ा मेरा उधर ध्यान नहीं रहता। मैं बेचता भी नहीं हूँ, पड़ा रखता हूँ उसको। तो मेरे को लगता है जैसे टूरिज्म है फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडिया टूरिज्म के लिए अभी अंडर पेनिट्रेटेड है। इंडिया में आपको सोनिया जी, आपको स्विट्जरलैंड भी मिलेगा इंडिया के अंदर में, इबिजा भी आपको इंडिया में मिलेगा, लंदन भी मिलेगा, आपको स्नो भी मिलेगा, रेगिस्तान भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेगा, उदयपुर की लेक भी आपको मिलेंगी, लेक पैलेस भी यहाँ पर मिलेंगी, आपको झोपड़े भी मिलेंगे, गांव भी मिलेगा, शहर भी मिलेगा। आपको जो दुनिया में हम जाकर देखते हैं 600 साल पुराना बेसिलिका खंडर पड़ा हुआ, हम उसको जाकर बोलते आहा, लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं। इटली जाकर आया, मैं देखा 600 साल पुराना चर्च है, टूटा फूटा या ये जो भी है, हाँ। उसको देखने के लिए ये सब मार्केटिंग है। ये सब इंडिया में प्रॉब्लम क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहां तक पहुंचने का इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं है, होटल्स बराबर नहीं है, वहां पर लोग जाने का है वो बराबर नहीं है। तो मेरे को लगता है इंडिया अपने आप टूरिज्म का इतना बड़ा स्कोप है। अब इंडिया से ज्यादा टूरिस्ट आप सोचिए थाईलैंड जैसी कंट्री, छोटी सी कंट्री के अंदर में जाते हैं वहां, या और दूसरी कंट्री में आप देखिए, अभी एक ट्रेंड चलता है, अभी जिसको बोला वियतनाम जा रहा है, अलमाटी जा रहा है, अब इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, मालदीव जा रहे हैं यहाँ पर। अबे भैया, यहाँ पर एक बीच है हमारे मालदीव, ये लेकिन साफ नहीं है, हम उसको केयर नहीं करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो मेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस अभी जैसे हो रहा है डोमेस्टिक टूरिज्म के ऊपर में, चाहे वो रिलीजियस के कारण हो। महाकुंभ को देखिए 40 करोड़ आदमी जाएंगे। मैं कहीं पढ़ा, बोलता है कि एक आदमी ने भीख मांगने का धंधा किया, बोलता है मैं 45 करोड़ रुपया भीख मांग के कमा लूंगा। तो बताइए लोग क्या क्या आइडिया निकालते हैं। तो मतलब एक तो मेरे को लग रहा है ये सारी चीजें जो है वो अच्छी करनी चाहिए। टूरिज्म तो इसमें जैसे टूरिज्म अच्छा करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट इमेजिन ए 35 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो भी अच्छा लगता है। तो अगर आप ईवी अच्छा लगता है, जिसके लिए कल आप शूटिंग करके आए हैं। यस मैं वन बाय वन लेती हूँ। और अगर आप टूरिज्म की बात करें तो उसमें जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो एक तो बड़ा इंडियन होटल्स हैं, फिर छोटे छोटे होटल्स भी हैं, एविएशन में एक बड़ा इंडिगो है, तो बहुत कम जैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप का जो फ्रेमवर्क में आप देखते हैं, तो आप स्मॉल कैप होटल्स ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, या टूरिज़्म में कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स में आप देखते हैं? तो मेरे पास टूरिज्म के अंदर में होटल वगैरह सब महंगे हैं। हाँ। और नीचे से सारे बढ़ चुके हैं। तो मैं ट्राई ये करता हूँ कि मैं सीड स्टेज पे कि कंपनी में इन्वेस्ट करने की ट्राई करता हूँ। जब ऑलरेडी वो 5 गुना 10 गुना हो जाता है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करने का मैं उसमें फिर कर नहीं पाता हूँ। अच्छा। तो मैंने जब टूरिज्म में जैसे महिंद्रा ऑलरेडीज में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, मेरे को कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया अभी तक वो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ठीक है उसका भी टाइम आएगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा खाली इन्वेस्टमेंट और 4 साल से इन्वेस्टमेंट है। और शेयर्स महंगा है, अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो स्टॉक्स महंगा है, ये भी आप समझ के चलिए। तो मेरे को इसके अंदर में मेरे को एक थीम अच्छी लगती है। मेरे नॉलेज में कोई शेयर्स नहीं है। ऑफ कोर्स इंडिगो में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, इंडिगो एयरलाइंस के अंदर में। मेरे को एयरलाइंस में बड़ा बूम लगता है, वो प्रॉक्सी है टूरिज्म का। टूरिज्म बढ़ेगा तो एयरलाइंस बढ़ेगा। तो अगर होटल नहीं है तो चलिए ढाबा ही सही है, 5 स्टार होटल नहीं है तो बहुत सारे प्रॉक्सीज है, IRCTC भी है, बहुत सारे प्रॉक्सीज है। तो ये सेक्टर बूम करेगा तो सभी चीजें आस्ते आस्ते। बट आपको क्या लगता है, महिंद्रा हॉलिडेज जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट है, 4 साल से कुछ नहीं हुआ, मैं भी ट्रैक करती हूँ वो स्टॉक, मुझे आज तक पता नहीं कि वो चला क्यों नहीं। या तो वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, बिकॉज टूरिज्म इज ग्रोइंग बट मे बी एज अ कॉन्सेप्ट दैट डजंट वर्क। नहीं, कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। मेरे को मैनेजमेंट भी थोड़ा वीक लगता है इसका। ये अभी मैनेजमेंट भी चेंज हो गया है अभी इसके अंदर में। मैंने क्या मालूम, अब देखिए सब चीज़ सेट है इसमें। एक तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसके फिनलैंड में जो बाद में जो सब्सिडरी है उसके अंदर में 35-40 कुछ रिजॉर्ट्स उसके अंदर में वो नुकसान कर रही है। वो इंडिया में पैसा कमाते हैं और वहाँ पर वो पैसा उनका वहाँ पर पैसा बनता नहीं। तो जब तक वो इस कंपनी में वो साथ में रहेंगे ना, वो तब तक इसका ये बैलेंस शीट आपको समझ में नहीं आएगी। उसको स्टैंड अलोन के अंदर में अगर देखा जाए तो इसको ये माने, मेरे को ये स्टोरी कब चलेगी मालूम नहीं, चलेगी नहीं चलेगी ये भी मेरे को नहीं मालूम है। मैं रखूंगा या कल बेच दूंगा ये भी मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी कंट्री के अंदर में कुछ 3 लाख मेंबर्स है खाली इसको, 3-3.25 लाख मेंबर। इतनी बड़ी कंट्री में 15 करोड़ मिडिल क्लास, कोई बोलते हैं 42 करोड़ है, 10 करोड़ 15 करोड़ हाउस होल्ड है, ये है, उसमें 3 लाख मेंबर है। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वही कहीं ढीला डाला है, उसी को कुछ अग्रेसिव, उसमें अग्रेशन नहीं है उसका, जो कुछ वो चला रहे हैं। तो जब वो होएगा तो ये कि मैं स्टोरी में विश्वास कर रहा कि महिंद्रा का मैनेजमेंट है तो जरूर इसमें कुछ चलना चाहिए।
तो भी जब उसका टाइम आएगा, जब आएगा तब आएगा उसमें। ओके, तो दूसरा थीम आपने बोला ईवी, उसमें बहुत कुछ हो रहा है अभी, वेदर इट्स रिन्यूएबल एनर्जी, वेदर इट्स ईवी फॉर ईवी ऑटोमोटिव्स, जो आपने कहा, बट पर्टिकुलरली जो ईवी थीम है उसमें आप ओईएम्स में प्रेफर करते हैं, ऑटो एंसिलरीज में प्रेफर करते हैं, कुछ उसके बारे में बोल सकते हैं? हाँ, तो अगेन हम खाली स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं, कोई शेयर रिकमेंडेशन नहीं हाँ है। जी। तो जैसे अतुल ऑटो में मेरा इन्वेस्टमेंट है हाँ। ही है, वो सबको मालूम है अतुल ऑटो। तो वो ईवी कंपनी है, वो ईवी 3 व्हीलर बनाती है। और तो इस बोलकर मेरे को क्या लगता है, अब जैसे प्रिसिजन कैमशाफ्ट है, ये भी अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, हम खाली एक एग्जांपल के लिए, हम रेफरेंस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ये एंसिलरीज बनाती है, करेक्ट। तो ये कैमशाफ्ट जैसे बनाती है। तो इन दोनों कंपनियों के अंदर में क्या, इसमें यूनिकनेस क्या है इसका, जो मेरे को समझ में आता है, अगेन आई मे गो रॉन्ग ऑल्सो, इसमें यूनिकनेस ये लगती है कि ये कंपनी कन्वेंशनल जो इनके प्रोडक्ट है उससे ये कंपनी पैसा कमा रही है, और कन्वेंशनल प्रोडक्ट से जो पैसा कमा रही है उसको एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है। जैसे अतुल ऑटो है, वो आईसी इंजन से पैसा कमा रहा है और पैसा कमाकर इलेक्ट्रिक के अंदर में लगा रहा है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को डेवलप कर रहा है, उसका प्रोडक्ट डेवलप हो गया, अब उसको वो एक्सपेंड कर रहा है उसको। सेम ये प्रिसिजन कैमशाफ्ट एक कंपनी है, वो भी यही काम कर रही है, वो कैमशाफ्ट बनाती है जो आईसी इंजन के अंदर में लगता है। आईसी इंजन 10-15 साल कहीं नहीं जाने वाला है, डीजल हो सकता है 2-3 साल में खत्म हो जाए, पेट्रोल 10-15 साल खत्म नहीं होने वाला। तो वो कैमशाफ्ट बनाती है, उससे पैसा कमाती है, और वो रेट्रोफिट, वो बसों को रेट्रोफिट करती है, एलसीवी को, एससीवी को, इनको कमर्शियल व्हीकल को रेट्रोफिट करती है। वो भी इलेक्ट्रिक का ही एक रूप हो गया, वो उसमें इलेक्ट्रिफाइंग करती है उनको वो। तो उधर पैसा कमाती है और इसके अंदर में पैसा लगाई जा रही है। पैसा उठाने की जरूरत है नहीं, इक्विटी लेने की जरूरत नहीं है एज ऑन डेट, और डेट लेने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी एक यूनिक पोजीशन में लगती है। जब दोनों वर्टिकल कमाने लग जाएंगे, जब वो ये वाला वर्टिकल जब कमाने लग जाएगा जो आज खो रहा है, या समझिए इसको सपोर्ट की जरूरत है, कल वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो दोनों वर्टिकल कमाएंगे। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला है। स्टॉक्स महंगे हैं, दोनों स्टॉक्स महंगे हैं, अतुल ऑटो भी महंगा है, प्रिसिजन कैमशाफ्ट भी महंगा है।